सरकार ने क्या खर्च किया है, उस सब की जांच किस में होगी, वो हिसाब लगेगा लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। मैं पीछे भी लिख चुका हूं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरी जो समिति इसमें होती है वो होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग, अभी मैंने पीछे लिखा था पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, PUC बोलते हैं इसको, या कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPC भी बोलते हैं, COPCU बोलेंगे, सी नहीं, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोपू भी बोलते हैं इसको, कोपू या PUC। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या करेगी फिर काम, इसने तो पहले कर लिया, इसने खर्च होने के बाद में देखा कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मान के चलो आपने घर बनाया, और आपने जब घर बनाया तो आपने एक घर के एक सदस्य को जिम्मेदारी दे रखी थी, या किसी को जिम्मेदारी दे रखी थी, मुख्य आदमी को। घर के बनने में खर्चा तो 40 लाख आया था, उसने बता दिया आपका भैया घर के बनने में खर्चा जो 80 लाख आया है। तो मैच करेंगे ना भैया, कैसे जस्टिफाई तो करोगे ना, कैसे खर्च किया है, कैसे खर्च किया है। ऐसे ही तो सरकार के घोटाले सामने आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति किस पर होगी, ये जांच करेगी सार्वजनिक उपक्रम जो है। अब सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, तो सार्वजनिक उपक्रम भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, कि जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, जैसे कि NTPC है आपका, ONGC है, या इंडियन ऑयल है, या अन्य उदाहरण आप जानते ही होंगे, जिनको हम महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि जरा सोचिए कोई एक एक नाम महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों का उस तरह का जो सार्वजनिक उपक्रम में आते हैं, जो हमारे PUC है, क्या बोलते हैं उनको PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उनको बोलते हैं। तो कोई एक उदाहरण मैं देखना चाहूँगा कि आपकी समझ अभी तक कितनी है। जो नहीं जानते उनको चिंता नहीं करनी है, जो जानते हैं मैं उनकी समझ देखना चाहता हूँ। भेल कई साथियों ने कहा, NTPC कई साथियों ने कहा, और आपका कई साथियों ने आपका नहीं HPCL कहा, HPCL कहा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर नायक सीरीज 2.0 कब आएगा, इस वाले बैच का 2.0 कभी नहीं आएगा, नेवर। इस बैच का पूछ रहे हैं, या जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन तब आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा क्लासेस से। ठीक है, लगभग 3-4 महीने बाद आप सोच सकते हैं उसको, 3-4 महीने बाद आएगा। ओके, जब आपके एग्जाम शुरू होंगे SSC के, उससे पहले करा देंगे। डन, सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे भाई इस साल के आप MTS देंगे, CHSL देंगे, CGL देंगे, या आपका किसी का NTPC हो सकता है, किसी का रेलवेज हो सकता है। तो जो पहले हो जाएंगे उनका तो नहीं करा सकता, लेकिन ये है कि जब CGL शुरू होंगे तो उसके पहले करा देंगे। ठीक, बहुत अच्छे उदाहरण आपने लिखे हैं, अब इसको समझो। जो प्राक्कलन समिति है इसको बोलते हैं सबसे बड़ी समिति। इसके नीचे नोट बनाते चलना भैया, सबसे बड़ी समिति, बिगेस्ट कमेटी, सबसे बड़ी समिति है। इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो इसका गठन होगा, वो केवल लोकसभा में होगा, ओनली इन लोकसभा। लिख सकते हो ना दोस्त, इतनी अंग्रेजी तो, केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, इसमें जो सदस्य होंगे, अब सदस्यों को मेंबर लिख सकते हैं, इसमें जो मेंबर होंगे, इतनी चीज़ों के लिए तो मुझे मुक्त करो कम से कम, कि भैया इतने कमज़ोर नहीं है हम, ये विश्वास मुझे आप दिलाओ। जो कितने होंगे इसमें, केवल लोकसभा से होंगे 30 सदस्य। मैंने क्या बोला, इसका गठन जो होगा वो लोकसभा में होगा। तो लोकसभा में होगा तो ये आपका जो 30 सदस्य होंगे, ये कहाँ के होंगे 30 सदस्य, ये लोकसभा से होंगे, लोकसभा से। जब भी कोई समिति बनेगी तो उसका एक अध्यक्ष होगा। इसका जो अध्यक्ष होगा वो स्पीकर द्वारा नियुक्त होगा। स्पीकर कौन है वर्तमान में, यानी ओम बिड़ला जी के द्वारा, बाई स्पीकर। इसका जो चेयरमैन है वो आपका अपॉइंट होगा बाई स्पीकर, अपॉइंटेड बाई स्पीकर, नियुक्त होगा। और नियुक्त भी कहाँ से होगा, सदस्यों से, सदस्यों से, फ्रॉम द मेंबर्स, ऐसे नहीं अलग से ले आएंगे। अगली बात लिखना, अगली बात लिखना कि इसमें कोई भी मंत्री, अगर कोई मिनिस्टर है तो इसका सदस्य कभी नहीं हो सकता, पता चले, क्योंकि मंत्री अक्सर शामिल होते हैं घोटालों में। कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब इसमें तो घोटाले की बात वैसे है नहीं अभी, क्योंकि ये तो एस्टिमेट्स करेंगे,
तो हो सकता है एस्टिमेशंस को ज़्यादा बता दें बढ़ा चढ़ा के पहले से ही। तो नो मिनिस्ट्रियल मेंबर, नो मिनिस्टर विल बी द मेंबर, ये बोल सकते हैं। 1950 में इसका पहली बार गठन हुआ था। 1950 में गठन, फॉर्मेशन इन 1950, और किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर। जॉन मथाई की सिफारिश पर। मैंने आपको कुछ मंत्री बताए थे एंटरिम कैबिनेट में और बाद में भी, तो बताइए जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय मिला था? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई। कार्य मैं आपको बता चुका, बजट के व्यय का अनुमान। जो बजट बना रहे हैं हम भविष्य के लिए, उसके खर्चे कैसे होंगे? बजट के व्यय का अनुमान, अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ बजट, एस्टिमेशन ऑफ बजट लिख सकते हैं। और अगली चीज होगी, ये रिपोर्ट किसको सौंपेंगे अपनी? रिपोर्ट अब आप समझ गए होंगे, स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दे देंगे वर्तमान में। और ये कैसी रिपोर्ट होगी? एक सलाहकारी होगी, एडवाइजरी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको माना ही जाए, सलाहकारी होगी, एडवाइजरी होगी। क्या होगी? एडवाइजरी होगी। कोई दिक्कत? इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैंने कहा कि इसके जो चेयरमैन होंगे विल बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम द मेंबर्स। नो मिनिस्ट्रियल मेंबर, यानी कि कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। फॉर्म्ड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई। इसका कार्य होगा बजट के व्यय का अनुमान होगा, यानी कि किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं? एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम बजट, कि बजट क्या आएगा हमारा, किस तरह से, कहाँ पर हमको कितना खर्च करना पड़ेगा। रिपोर्ट किसको जाएगी? टू द स्पीकर। और रिपोर्ट विल बी द एडवाइजरी, यानी कि जो रिपोर्ट है वो कैसी होगी? वो सलाहकारी होगी, रिपोर्ट सलाहकारी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लोक लेखा समिति में क्या होगा? लोक लेखा समिति, ये मैंने बताया, ये बजट के आप खर्चा देख रहे हैं, तो खर्चा भैया क्यों फिर पहले से लगा रहे हैं हम? देखो, कभी भी कैलकुलेशंस क्यों की जाती हैं? जैसे मान के चलो आपके घर में शादी है, जैसे अभी हमारी सिस्टर की शादी है हमारे घर में, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमने अपने घर में कैलकुलेशंस की कि भाई हमको चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन करने का मतलब ही ये होता है ना कि भाई किसी चीज़ के अपव्यय से कैसे बचा जाएगा। अपव्यय का मतलब होता है कि कोई फिजूल खर्ची तो नहीं होगी, बेवजह के खर्च से कैसे बचा जाएगा, या जिसको कॉस्ट कटिंग भी कहते हैं कि कुछ चीज़ों को कहाँ से करके किस तरह से ठीक किया जाता है। यही सबके घर में होता होगा। हाँ जी, सबके घर में यही होता है। तो ये पहले अपव्यय को बचाने के लिए कि बेवजह का कोई खर्च ना हो। और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी? ये सबसे बड़ी समिति तो है नहीं, सबसे बड़ी समिति तो वही है। इसके लिखना सबसे पहले कि इसका जो गठन हुआ, इसका जो गठन होगा, गठन वो होगा आपका 22 सदस्यों से। इसमें कितने मेंबर होंगे? 22 सदस्य होंगे। और जो 22 सदस्य होंगे वो होंगे 15 तो आपका लोकसभा से, और साथ में 7 होंगे आपका राज्यसभा से। आरएस लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? रुपीज तो नहीं समझ लोगे? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कितने मेंबर्स होंगे? 22 मेंबर्स होंगे, 22 मेंबर्स होंगे। इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, अध्यक्ष वो स्पीकर द्वारा ही नियुक्त होंगे, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर द्वारा होंगे, लेकिन कहां से होंगे? विपक्ष से, फ्रॉम द अपोजिशन। क्या ऐसी कोई शर्त है? नहीं, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जरूरी ये किया ही जाए। कोई मंत्री इसका भी सदस्य नहीं होगा। कभी पता चले कुछ घोटाला हो गया है और मंत्री ही उसमें वो शामिल बाद में मिले, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। नो मिनिस्टर विल बी द मेंबर। ठीक है, एक क्या बोला हमने? इसका 1921 में गठन हुआ, उसका 1950 में हुआ। इसका गठन हुआ 1921 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद में। ठीक है, अब बात क्या आती है? इसका जो कार्य है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। अभी आप सब लोगों ने, मैंने आपको एक बताया था कि हमारे यहाँ पर एक तो महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी क्या करते हैं? वो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं किसी कोर्ट में। इस आर्टिकल में हमने महान्यायवादी को पढ़ा था। तो आप कहेंगे भैया महान्यायवादी तो भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ही पद हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में, जिसको हम कैग कहते हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक। तो वो जो महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक होता है, उसका काम ही क्या है?
उसका काम है कि भारत सरकार के जो खाते, यानी भारत सरकार ने जो खर्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मौजूदा सरकार ने जो खर्च किया है, अब उसके लिए कोई तो होना चाहिए कि सरकार ने, ऐसा तो नहीं है कि कोई घोटाला कर दिया या खर्च कुछ बताया था, किया कुछ है, तो कैग उन खातों की जांच करता है। भारत सरकार की जांच कौन करता है कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है? बताएंगे एक बार नाम, सारे लोग एक बार इमेजिन करेंगे कि कैग करता है। तो कैग एक रिपोर्ट रिपोर्ट देगा फिर प्रेसिडेंट को कि भाई एक रिपोर्ट आई है, इस पे सरकार ने यहाँ बताया था कि भाई ये 20 रुपये खर्च करेंगे एस्टिमेशन, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 100 रुपये खर्च कर दिए हैं। अच्छा, खर्चा 20 का बताया था, अब ऐसा तो नहीं है सब 5 गुना खर्चा हो गया। भाई खर्चा कितना हो सकता है, 5% बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है, समझ में आता है, लेकिन एकदम से 10 गुना खर्चा कहीं दिखा दिया कि 1 करोड़ का बजट था किसी चीज़ के लिए, और एकदम से बोल दिया इस चीज़ में 100 करोड़ लग गए, तो ये चीज़ क्या आ गई, संदेह की दृष्टि में आ गई। और अगर संदेह की दृष्टि में आ चुका है पढ़ते टाइम रिपोर्ट को, तो कैग ने रिपोर्ट दे दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति साहब ने उसको देख लिया, ठीक है। अब राष्ट्रपति साहब ने के पास कैग की रिपोर्ट गई, ऐसे ही सदन में उसकी मांग उठी, तो सदन में क्या करा, लोकसभा के स्पीकर ने बोला कि हाँ ठीक है, इसके लिए एक समिति बनाते हैं और वो जांच करेगी। बात समझ पाए? तो इसके कार्य क्या हुए, कैग ने एक रिपोर्ट देता है, कैग की रिपोर्ट के आधार पर, कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच, सरकार के लेन देन की जांच, आराम से लिखें तसल्ली से। कैग पहले रिपोर्ट देगा, ठीक है, एग्जामाइन द ट्रांजैक्शंस, क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, लेन देन को। एग्जामाइन द ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन कैग रिपोर्ट, उन पर जांच करेगा, ऐसा नहीं अपनी तरफ से किसी डेटा पर जांच कर लेगा। कैग ने जो डेटा दिया है, कैग की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करेगा। क्लियर है? बोलेंगे जी फटाफट से बताएंगे एक बार, कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की जांच करेगा। बहुत बढ़िया, साधना सिंह जी ने एकदम सही समझा है। अब वो आधार जो होंगे वो 3 आधार होते हैं। एक तो होता है विनियोग लेखा, इसको लिख लेना इधर साइड में भी, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम में हमको उतनी चीज नहीं याद रखनी है। विनियोग लेखा होगा एक तो, जिसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट अकाउंट, अप्रोप्रिएट अकाउंट, विनियोग लेखा होगा। इसको कैग की, जब हम कैग को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है। वित्त लेखा, फाइनेंशियल अकाउंट होगा, इसको एफ ए लिख दूं, फाइनेंशियल अकाउंट। और तीसरा इसमें होगा सार्वजनिक उपक्रम, तीसरा क्या होगा इसमें, सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम को हम बोलेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि पीयू, इनकी आधार पर जांच करेगा। लेकिन ये सारी जांच मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारी जांच होती है खर्च के बाद में। प्राक्कलन समिति जो भी जांच करेगी वो सारी की सारी कैसे होंगी, खर्च से पहले। आकलन का मतलब ही यही है एस्टिमेशंस का। और लोक लेखा समिति की जो भी जांच होती है वो सब कब होती है, तो इतना सा अंतर समझ लेना, ये खर्च के बाद होती है, खर्च के बाद, आफ्टर एक्सपेंडिचर, ये बिफोर एक्सपेंडिचर है। तो अब बाकी तो कॉमन चीज़ें मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि भाई जो अब रिपोर्ट भी किसको जाएगी तो आप समझ गए होंगे। क्या बोलोगे, रिपोर्ट इसकी किसको जाएगी, स्पीकर को जाएगी, रिपोर्ट इसकी स्पीकर को जाएगी। हर चीज़ हमेशा समान रूप से लागू होगी कि भैया जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, रिपोर्ट टू द स्पीकर। अब आपने इन दोनों में एक चीज़ देखी होगी, ये खर्च से पहले, ये खर्च के बाद में, तो घर की चीज़ें एक जैसे काम हो गया लगभग, तो इसीलिए इन दोनों को आपस में बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। क्या बोलते हैं दोनों को आपस में, इसीलिए इन दोनों को आपस में कहा जाता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को ट्विन सिस्टर्स, यानी कि जुड़वा बहन। अब चाहे आप प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन आपसे एग्जाम में पूछ ले, या आपसे पूछ ले दोस्त वो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन सी है, क्योंकि काम लगभग एक जैसा हो गया, आपने देखा काम लगभग एक जैसा हो गया। बात क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से तो दोस्त, ऐसा है कुछ जो कुछ समझ में ना आए? आप बाकी लोग भी बताएं, एक साथी ने लिखा है, क्यों चाहते हैं कि मैं आपको इग्नोर करूं?
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक उदाहरण बताया कि हमको कुछ खर्च करना है। सरकार, अब आप नहीं जानते कि सरकार क्या होती है,